जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सस्मो के सर। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11वीं विषय गणित। ये 11वीं विषय गणित का पहला वीडियो है। हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट 11वीं का कोर्स कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम कक्षा 11वीं से। समुच्चय अध्याय पहला है और पहले अध्याय का नाम है समुच्चय। पहले अध्याय का नाम है समुच्चय। तो आइए हम पढ़ते हैं समुच्चय क्या है। समुच्चय क्या है? समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, जो परिभाषाओं में किताबों में भी लिखा हुआ है। मैंने भी वही परिभाषा लिखा है आपके सामने। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित क्या है और समूह क्या है, इसको जान लेते हैं। सुपरिभाषित कहने का मतलब है कि जब अलग अलग बच्चों से कुछ पूछा जाए और सभी बच्चों का उत्तर अगर एक जैसा आए तो उसको हम कहेंगे सुपरिभाषित है। यानी कि हर बच्चे के हिसाब से उत्तर बदलता नहीं है, सेम उत्तर आता है, उसको हम कहते हैं सुपरिभाषित। जैसे कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। ये किताबों में दिए हुए उदाहरण है, वही मैंने भी लिया है, अलग से दूसरा नहीं लिया है। हालांकि आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक आधे उदाहरण दूसरे में ले सकता हूँ, ठीक है। तो पहला उदाहरण है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। 10 से कम और विषम प्राकृत संख्या, ये क्या है? विषम संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, या पहले 10वीं में 9वीं में पढ़े होंगे। हम उस चीज को अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी क्या है, जिसमें 2 का पहाड़ा जाता है वो सम, और जिसमें 2 का पहाड़ा नहीं जाता है उसे विषम कहते हैं। और प्राकृत संख्या क्या है? जो गिनती के नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। 10 से कम लेना है और विषम लेना है। तो विषम पहला क्या है? 1। दूसरा 2 में तो 2 का पहाड़ जाता है, इसलिए 2 नहीं है। 3, फिर 4 में भी जाता है, 5 में नहीं जाता है, 5, 6 में जाता है, 7 में नहीं जाता है, 8 में जाता है और 9 में नहीं जाता है। तो ये जो नंबर आए हैं 1 3 5 7 9, ये विषम नंबर है और ये कहाँ तक के हैं? 10 से कम तक के। अगर आप ये जो नंबर पूछते हो, ये जो नंबर पूछते हैं कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या बताओ, तो आप किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछोगे तो वह यही नंबर बताएगा, 1 3 5 7 9। फिर दूसरे बच्चे से पूछोगे तो वो भी क्या बताएगा? 1 3 5 7 9। यानी कि ये जो नंबर है हर बच्चे के हिसाब से बदल रहे हैं क्या? नहीं, उत्तर सबका एक जैसा आ रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो समूह बन रहा है, इन नंबर का एक समूह बन गया ये। यानी कि ये जो नंबर है, इनको छोड़ के कोई दूसरे ऐसे नंबर है जो 10 से कम भी है और विषम है, यही है। इनको छोड़ के दूसरे कोई नंबर है ही नहीं। तो इनका एक समूह, एक ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया? एक ग्रुप बन गया इसका। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो समूह है, ये जो ग्रुप है, ये इन संख्याओं का एक ग्रुप बना है, ये एक सुपरिभाषित हो गया है। सुपरिभाषित कैसे हो गया? कि हर बच्चे के हिसाब से, हर बच्चे से पूछ रहे हैं तो एक ही उत्तर आ रहा है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। यानी कि बच्चों के हिसाब से उत्तर नहीं बदल रहा है, एक ही उत्तर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर आए हैं, ये नंबर एक समूह बना है और सभी बच्चों द्वारा बताया गया एक ही उत्तर है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं ये सुपरिभाषित है। ये कैसा है? सुपरिभाषित है। और परिभाषा में लिखा गया है कि वस्तुओं, इसके स्थान पे संख्या भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है,
कोई भी चीज़ हो सकती है, इसलिए हमने इसको वस्तु नाम दे दिया है। आपका कुछ भी हो सकता है। अब इसको कह सकते हैं संख्याओं का समूह भी बोल सकते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित यानी कि सुपरिभाषित हो गया, और समूह को एक समूह भी बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अगला उदाहरण और देखते हैं, भारत की नदियां। अगला उदाहरण में क्या है? भारत की नदियां। अब भारत की नदियां आप देखोगे तो हमारा जो नक्शा है भारत का, उस नक्शे में जितनी भी नदियां बहती है, उन सभी नदियों को अगर पूछा जाए तो सभी लोग वही नदियां बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे देश की नदियां बता देंगे। भाई समुद्र में पूछा है भारत की नदियां, तो सभी लोग भारत की नदियां ही बोलेंगे। हालांकि ये जरूरी है कि कोई क्रम उसका बदल देगा, कोई पहले किसी नदी का नाम ले देगा, बाद में किसी और नदी का नाम ले देगा, दूसरा व्यक्ति जो रहेगा वो बाद वाली नदी को पहले बोल देगा या पहले वाली नदी को बाद में बोल देगा। क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो समुच्चय में आगे हम पढ़ेंगे कि समुच्चय में क्रम का आगे पीछे होना मायने नहीं रखता है कि क्रम बदल गया तो समुच्चय नहीं होगा। और किसी भी संख्या को हो, व्यक्ति को हो, वस्तु को हो, उसको दो बार नहीं दर्शाना है समुच्चय में। अगर समुच्चय में उसका क्रम बदल जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक ही चीज को बार बार बताना ये भी उसमें गलत है। यानी कि एक चीज को, एक वस्तु को, एक संख्या को एक ही बार बताना। तो भारत की जो नदियां है, सभी लोगों से अगर पूछा जाए तो वही नदियां बताएंगे जो भारत में है। अब कोई आदमी आगे पीछे उसका नाम बता सकता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समुच्चय में क्रम बदलने से कोई मतलब नहीं है। और एक ही नदी का नाम बार बार भी बता नहीं सकता। अगर बार बार कोई बता रहा है तो उसको एक ही बार गिनेंगे, है ना। तो जो भारत की नदियां है, जितनी भी नदियां है, उन सभी नदियों को कोई भी इंसान से, बच्चों से, जिससे भी आप पूछोगे भारत की नदियों में जो नदी है वही नदी को बताएगा। तो ये भी एक उसका नदियों का एक समूह बन गया। ये भी एक समूह बन गया कि नहीं बन गया? जैसे अपने देश में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, बहुत सारी नदियां हैं, इन नदियों का एक समूह बना है, एक ग्रुप इनका भी बनता है नदियों का। इसलिए इसे भी क्या कहेंगे? एक सुपरिभाषित समुच्चय बन रहा है। इसलिए भारत की नदियों का जो समूह है वो भी एक क्या है? समुच्चय है। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आप जानते होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर? ए, ई, आई, ओ, यू, यही है। क्या इनको छोड़ के, इन 5 अक्षरों को छोड़ के, क्या अंग्रेजी वर्णमाला में कोई और स्वर है? नहीं है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन है, अगर हम हर एक बच्चों से पूछेंगे तो सभी बच्चों का उत्तर क्या आएगा? सर, ए, ई, आई, ओ, यू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? ये स्वर है। ए, ई, आई, ओ, यू ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ठीक है, हर एक बच्चे से आप पूछोगे तो यही उत्तर निकलेगा, ए, ई, आई, ओ, यू। तो क्या ये बच्चे के हिसाब से इसका उत्तर बदल रहा है? क्या हर बच्चे के हिसाब से इसका उत्तर नहीं बदल रहा है, यानी कि सभी बच्चे एक ही उत्तर दे रहे हैं। यानी कि इसे हम कह सकते हैं सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। और ये एक समूह भी बन रहा है, इन 5 अक्षरों से मिलकर एक समूह बन रहा है। तो इसको कह सकते हैं सुपरिभाषित समूह है, इसलिए ये भी क्या है? एक समुच्चय है। समुच्चय में जो हम बोलते हैं वो हर अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग बच्चों से जो उत्तर आता है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि जितने लोगों से, जितने बच्चों से आप पूछोगे उत्तर एक ही निकल के आना चाहिए, उसी को हम समुच्चय कहते हैं। आदमी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से उत्तर बदलना नहीं चाहिए। यानी कि ये बच्चा अलग उत्तर बता रहा है, ये बच्चा अलग उत्तर बता रहा है, ये बच्चा अलग उत्तर बता रहा है, तो वो समुच्चय नहीं हो सकता है। सभी बच्चे एक ही उत्तर बताए, यानी कि अलग अलग बच्चों से पूछने पर एक ही उत्तर आए, उसी को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अगला है विभिन्न प्रकार के समुच्चय, त्रिभुज। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। अब आप जितने भी त्रिभुज पढ़े हैं, मैंने पहले भी कहा है कि त्रिभुजों के नाम बताने में कोई आगे पीछे कर सकता है, क्रम उसका बदल सकता है। तो क्रम बदलने से समुच्चय पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और एक ही चीज को बार बार नहीं गिनना है, जिस चीज को बता दिया है उसको एक ही बार गिनना है। बस ये दो चीजें समुच्चय में को पता होना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, अगर त्रिभुज किसी भी बच्चों से पूछोगे आप, तो जितने भी आप त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इन त्रिभुजों के नाम बताएंगे। कोई बच्चा पहले विषम बाहु बोल सकता है, बाद में समबाहु बोल सकता है, कोई पहले समबाहु बोल सकता है, बाद में विषम बाहु बोल सकता है। तो क्रम बदल सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी त्रिभुज है उनका एक समूह बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मैं लिख लेता हूं, सम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, और आगे भी है इसके त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका एक समूह बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो समूह बन रहा है ये एक सुपरिभाषित है, तो ये भी समुच्चय होगा, ये भी समुच्चय होगा। अगला है 210 के अभाज्य गुणनखंड। अगर 210 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसका एक समूह बनेगा। मैं इसको इधर कर लेता हूँ, 210, इसके हम टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। वो जो इधर के टुकड़े आएंगे, इधर के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, क्या वो हर एक बच्चों के हिसाब से वही उत्तर आ रहा है? तो देखते हैं, पहले इसमें 2 का लगा के देखते हैं। 2 का पहाड़ा एक बार, 2 का नहीं जाता, 2 का 10 में 5 बार। ठीक है, फिर इसमें 2 का नहीं जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है। देखते हैं, 3 तिया 9, एक बचा, 3 5 15। फिर इसमें 5 का जा रहा है, 3 का अब नहीं जाएगा, 5 का जा रहा है, 5 7 35, फिर 7 का जा रहा है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो एक 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2, 3, 5 और 7। किसी भी बच्चों से आप कहोगे कि इसके गुणनखंड करो, इसके अभाज्य गुणनखंड करो, तो किसी भी बच्चों से पूछोगे तो यही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों से मिलकर ये संख्या बनी है 210। पर बच्चे के हिसाब से उत्तर क्या बदल रहा है? कोई भी बच्चा इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही अभाज्य गुणनखंड निकलने वाले हैं। यानी कि हर एक बच्चा यही बताएगा, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो अलग अलग बच्चों से पूछने पर सभी बच्चों का एक ही उत्तर आ रहा है, 2 3 5 7। और इन 4 अक्षरों से मिलकर ये एक समूह भी बना है। इन 4 नंबरों से मिलकर ये समूह भी बन रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे सुपरिभाषित समूह है, इसलिए भी एक समुच्चय है। अगला मैंने आपको एक समीकरण दिखा के बताया है। ये जो जितने भी उदाहरण मैंने लिया है ये किताबों से ही लिया है, और मैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं वही वाली किताबें हैं, और एनसीईआरटी इन किताबों से ही पढ़ा रहा हूँ, कोई अलग किताबें नहीं है। जो आपकी किताबें है वही किताबें मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और दूसरा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन करके देखते हैं। इसके लिए मेरे को जगह चाहिए, तो मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ। आप लोगों को अगर नोट्स में लिखना हो, उतारना हो, तो उसको आप इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और इस वाले उदाहरण को मैं ऊपर से करूँगा। ठीक है, इतना यहाँ तक ले लेते हैं। और ये क्या है? इसको मैं ले लेते हूँ, 2x माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। इसको मैं करके देखता हूँ। ठीक है, इसके ये जो x के जो मान आएंगे, x के जो मान आएंगे, क्या वो हर एक बच्चा अलग अलग बता रहा है या एक जैसे आ रहे हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को पहचानते आना चाहिए कि ये जो समीकरण है ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण में चर की घात 1 होती है, लेकिन यहाँ पे घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। 2 है इसलिए द्विघात समीकरण कहेंगे। तो द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड करते हैं। द्विघात समीकरण के हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं कि ये जो 5 इसके ही टुकड़े करना है, तो इसके 2 ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर ये 6 आ जाए
और इन दोनों टुकड़ों का जोड़ घटाव करने पर वापस माइनस का 5 आ जाए। या तो जोड़ कर लो या घटाव कर लो, दोनों चीजें कर सकते हैं। और लेकिन उन्हीं दो गुणनखंडों का गुणा करने पर ये संख्या आ जाना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ -2 और -3 हो सकते हैं। तो इसको लिखते हैं x⁻2 -2x -3x + 6 बराबर 0। गुणनखंड बन गया है। अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से एक x निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, माइनस है तो माइनस, ये x निकल गया तो अंदर कौन बचा 2। अब इसको कर लेते हैं, ये जो माइनस का है इसको बाहर ले आते हैं माइनस का, क्योंकि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी होगा, ये 3। अब इसके अंदर क्या बचा है x, माइनस का है ये माइनस गुणा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए तो प्लस हो जाए माइनस का 2, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 वापस ये आ गया, इनके बराबर में क्या है 0। ये गुणनखंड करके आपको आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें मेरे को ये और ये एक जैसा दिख रहा है, यानी कि इनमें से ये कॉमन ले लेते हैं, x-2 और बचा कौन है x-3, और इनके बराबर में क्या चल रहा है 0। अब आपने पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर वह संख्या क्या हो जाती है 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर वह संख्या क्या हो जाती है 0। तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो एक 0 रहा होगा, तब जाके इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इन दोनों के बराबर हम 0 रख के देखते हैं, तो x के मान निकल आएंगे। पहले तो इसके बराबर रखते हैं, x-2 बराबर 0। अब ये x यही रहेगा, ये माइनस का बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। मैं ये चिन्ह आपको बताता हूँ, माइनस वाला जब बराबर के इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, प्लस वाला बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, गुणा वाला बराबर के उधर जाता है तो भाग हो जाता है, और भाग वाला बराबर के उधर जाता है तो गुणा हो जाता है। अब ये माइनस वाला है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का, यानी कि एक x का मान तो यह आ गया। अब इस x का मान निकालते हैं, x-3 बराबर 0। अब ये जो माइनस का है उधर जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि इधर से x का मान 3 आया, तो यहाँ से क्या आया x का मान 2 और 3। यानी कि सभी बच्चों से आप इसका अगर हल करने के लिए कहेंगे तो सभी बच्चे इसका उत्तर क्या निकाल के लाएंगे 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। तो ये भी एक समूह बन गया और सुपरिभाषित हो गया, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, ये भी एक समुच्चय है। मैंने जितने भी उदाहरण लिए थे समुच्चय बनने वाले ही थे, जो किताबों में लिखे थे वही मैंने भी लिए हैं, और इन उदाहरणों को मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको इसमें कहीं समस्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया, उसको हम और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ चुके होंगे कि इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको नोट्स में लिखना है तो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। समुच्चय आप समझ गए हैं कि समुच्चय होता क्या है, समुच्चय होता क्या है वो आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं। अभी तक मैंने जो आपको दिखाया है ये अभी समुच्चय किसको बोलते हैं बस वो बताया है, लेकिन लिखते कैसे हैं वो अभी तक आपको मैंने नहीं बताया है। तो लिखते कैसे हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि समुच्चय होता है क्या। आपको समझ में आ ही गया होगा कि समुच्चय क्या है, तो जितने भी उदाहरण मैंने लिया उससे आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और समुच्चय को और जानने की कोशिश करते हैं। तो समुच्चय को लिखते कैसे हैं, तो समुच्चय को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ले लेते हैं, कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है A B C XY Z, कहीं भी ले सकते हैं जो भी आपको लगे, ABCD Z के बीच में जो भी संख्या है, जो भी अक्षर है उसको आप ले सकते हैं समुच्चय को लिखने के लिए। और उसके अंदर जैसे ये समुच्चय आता है, ये A है और इधर मतलब समुच्चय रहेंगे। अभी मैं जो कोष्टक भी लगा रहा हूँ, ये कोष्टक दूसरा लगेगा, मझला कोष्टक लगेगा, ये वाला कोष्टक लगेगा। और इसके अंदर छोटे अक्षरों का ले सकते हैं,
जेड। समुच्चय को लिखने के लिए इधर हम बड़ा अक्षर लेंगे और उसके कोष्टक के अंदर जो भी अवयव रहेंगे, सदस्य रहेंगे, उनको हम छोटे अक्षरों से लिखते हैं। ठीक है, वो हम इसको मैं और आगे अच्छे से बताऊंगा। मैं वही बातों को यहाँ लिखा हूँ कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लेते हैं, जैसे ABCD XYZ, और समुच्चय के अवयव को यानी कि जो कोष्टक के अंदर होते हैं ना, उनको अवयव बोलते हैं। और इन सभी अवयवों को जब कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं तो वो एक समुच्चय बन जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है, और इसके जो अवयव है, अवयव कहो, सदस्य कहो, में है बोलो, ये सब एक ही बात है। ये जो समुच्चय ए है, इसके ये जो अवयव है, इन अवयवों को जब छोटे ये मझले कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं और इन अवयवों को अर्ध विराम चिन्ह यानी कि अल्प विराम चिन्हों से अलग अलग करके लिखते हैं, तो इसको एक समुच्चय कहते हैं। तो वही बातें मैंने लिखा है कि अगर इसमें से हम एक समुच्चय बनाना चाहे तो ये एक समुच्चय है, ए मान लेते हैं, और इन ये अवयव है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे? मझला कोष्टक। अभी मैं लिख लेता हूँ, ये ABCD XYZ। अब इसको कोष्टक में बंद करना है, लिख लिया है मैंने अल्प विराम लगा के। अब इसको हम क्या करेंगे? कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। कोष्टक कौन सा लगाना है? मझला कोष्टक। तो ये क्या हो गया? एक समुच्चय हो गया। ये क्या हो गया? एक समुच्चय हो गया। समुच्चय को बड़े अक्षर से और उसके अवयवों को छोटे अक्षर से अल्प विराम चिन्ह से अलग अलग लिखते हैं और मझले कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो इन सबको मिलाकर हम समुच्चय कहेंगे और इनको अवयव कहेंगे। ठीक है, समुच्चय को किससे लिखेंगे? बड़े अक्षर से, और अवयव को किससे लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से। इसमें से हम किसी को भी अवयव मान सकते हैं, XYZ। अब अगला है कि समुच्चय जो है, स्पेशल कुछ संख्याओं के अलग से अक्षर दिए गए हैं कि इस नंबर से इस अक्षर को दर्शाते हैं। जैसे अलग अलग संख्याओं को अलग अलग अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे अगर प्राकृत संख्या बोला है अपने, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेके अनंत तक, यानी कि वो गिनती के नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और धनात्मक होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या को हम कौन से अक्षर से दर्शाएंगे? प्राकृत संख्या को हम n से, यानी कि नेचुरल नंबर, n यानी कि नेचुरल नंबर, n से दर्शाते हैं। जब भी प्राकृत संख्या की बात आएगी तो उसको हम किससे दर्शाएंगे? n से। मैं ये सारी चीजें पहले इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम समुच्चय बनाएंगे और समुच्चय को पढ़ेंगे तो उसमें इन अक्षरों का रोल रहेगा, और जब मैं वहां पे सीधे इनको लिख दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों लिखा। सर ने तो कहा था कि कोई सा भी अक्षर मान सकते हैं जब समुच्चय इनमें से नहीं दिया हुआ है और ये इनका स्पेशल नाम ना लिया हो, तब हम कोई सा भी अक्षर मान सकते हैं। लेकिन वो स्पेशल अपने को बोल दे कि प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या के लिए हमको n लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि n को किससे दर्शाएंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किससे दर्शाएंगे? n से। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेके अनंत तक गिनती के नंबर। अगला है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, वो W से स्टार्ट होता है, तो लगभग कुछ नंबरों के जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट अक्षर है, उससे दर्शा दिया है। अब इसको क्या है? W से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या को किससे दर्शाते हैं? W से। जब वो पूर्ण संख्या कहेगा तो उसको हम क्या लेंगे? W लेंगे। और पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो, प्राकृत संख्या में 0 नहीं था, जब 0 को हम जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है, और ये भी कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगली है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक का मतलब होता है पूरे अंक, तो इसमें अभी तक धनात्मक चल रहा था, ऋणात्मक छूटा हुआ था। जब ऋणात्मक को भी मिला लेते हैं, धनात्मक को भी मिला लेते हैं और 0 को भी मिला लेते हैं, तो ये सब पूरे अंक हो जाते हैं। ये कैसे अंक हो जाते हैं? पूरे अंक हो जाते हैं। तो इसको कहेंगे पूर्णांक, यानी कि ये माइनस का भी है, 0 भी है और प्लस के भी है। और पूर्णांक संख्या को हम किससे लिखते हैं? Z से। पूर्णांक संख्या को हम किससे लिखते हैं? Z से। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर, यानी कि बटे वाली संख्या होती है, P बटे Q के रूप में जैसे बोलती है।
लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या को हम कौन सा अक्षर से लिखेंगे? q से। परिमेय संख्या को हम लिखेंगे q से। अगला है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर यानी कि बटे वाली संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या मैंने नीचे लिख दिया है, ये होती है जो रूट वाली संख्या होती है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जब ये दोनों संख्या मिल जाती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम लिखते हैं r से। अगला है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ये जो पूर्णांक है इसमें धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। अगर वो ऐसे लगा दे प्लस, z के ऊपर प्लस लगा दे, तो हमको समझ जाना है कि ये सिर्फ पूर्णांक की बात करा है, लेकिन धनात्मक वाले पूर्णांक की बात करा है। और अगर q के ऊपर प्लस लगा है तो समझ जाना है कि परिमेय संख्या पूछा है, लेकिन धनात्मक परिमेय संख्या को पूछा है। और r के ऊपर अगर प्लस लगा दिया जाए, यानी कि रियल नंबर, वास्तविक नंबर पूछा है, लेकिन कैसे वास्तविक नंबर पूछा है? धनात्मक वास्तविक नंबर। और t को हम दर्शाते हैं अपरिमेय संख्या द्वारा। ये मैंने कुछ आपके नोट करके लिखा है ताकि आपको ये चीजें ध्यान में रहे, और जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको फिर बार बार कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैं पहले ही इसको लिख दिया है। तो ये तो आपको बताना था कि कौन सी संख्या को किससे लिखते हैं। अगर इनमें से कोई अगर स्पेशल नाम नहीं देता है तो अपने को कोई सी भी संख्या मान लेना चाहिए, कोई से भी अक्षर मान लेना है ABCD में से XYZ में। और अगर वो स्पेशल बोलता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो अपने को ये जो अक्षर इधर दिए हुए हैं इनको मानना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। समुच्चय क्या होता है ये आपने समझ लिया है। समुच्चय को लिखना कैसे है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए मैं इतना ही बता देता हूँ। यहाँ तक आपको अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना कि कैसा वीडियो लगा। और ये जो समुच्चय के बारे में कुछ मैंने आपको, ये पहला वीडियो है इसमें बताया है, अगला वीडियो जल्दी ही आएगा और आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।